राजनगर के आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जैसे शहर के सारे दुख एक साथ बरसने वाले हों। बारिश की मोटी मोटी बूंदें संकरी गलियों में टपक रही थीं, हर बूंद में एक उदास कहानी छिपी थी। रविंदर शर्मा, जिसे सब जासूस रवि कहते थे, एक पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़ा था। उसकी पुरानी टूटी छतरी इस अनवरत वर्षा के सामने बेबस थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, उसकी आंखों की लाली को और गहरा कर रही थीं। ये लाली सिर्फ बारिश की वजह से नहीं थी, बल्कि कई रातों से ठीक से न सो पाने की वजह से थी। उसकी जेब में कुछ चिल्लर और एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी थी, राजनगर पुलिस स्टेशन से एक पुराना प्रस्ताव। हर बार जब वह आंखें बंद करता, एक अजीब बेचैनी का साया उसके दिमाग में चक्कर काटने लगता, जैसे कोई अनजानी ताकत उसकी नींद चुरा रही हो। पैसे नहीं, नींद नहीं, उसने खुद से बुदबुदाया, एक सिगरेट सुलगाते हुए। धुआं बारिश के धुंधलेपन में खो गया। और अब ये पुलिस का न्योता, क्या नया जाल है। रवि के दफ्तर की मेज पर बिलों का एक ढेर था और उसके ऊपर रखा था मकान मालिक ब्रिजेश गुप्ता का नोटिस, जो एक चेतावनी की तरह था, 2 दिन में किराया वरना ताला। उसने चिट्ठी को फिर से पढ़ा। वापस पुलिस में, वह मन ही मन हंसा। वही पुराना डेस्क, वही पुराने झगड़े। लेकिन पैसों की तंगी ने उसे मजबूर कर दिया। वह एक पुरानी बस में सवार होकर अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। मकान मालिक का गुस्सा। दफ्तर पहुंचते ही रवि का सामना ब्रिजेश गुप्ता से हुआ। मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा था, उसका गंजा सिर बारिश की बूंदों से चमक रहा था और आंखें आग की तरह सुलग रही थीं। रवि, तेरा समय खत्म, ब्रिजेश ने गरजते हुए कहा। किराया दे, वरना ये दफ्तर मेरा। रवि ने लापरवाही से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट का एक और कश लिया। उसकी आंखें ब्रिजेश के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वह उसकी हर हरकत को पढ़ रहा हो। गुप्ता जी, उसने शांत लेकिन कटाक्ष भरे लहजे में कहा, आपके कोट की बटन गायब है और आप बार बार अपनी जेब टटोल रहे हैं। कोई बड़ा सौदा किया है न? फिर भी मेरे किराए के पीछे पड़े हैं। ब्रिजेश हक्का बक्का रह गया। तू ये कैसे जानता है? वह बड़बड़ाया। तेरे जैसे जासूस सिर्फ बातें बनाते हैं। 2 दिन, रवि, बस 2 दिन। वह गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया। रवि ने सिर हिलाया और अपनी डायरी खोली। उसमें पिछले केस के नोट्स थे, एक गायब पत्रकार और एक रहस्यमयी प्रतीक, एक टूटी तलवार का चिन्ह, जो पुराने बाजार की दीवारों पर उभर रहा था। ये प्रतीक, रवि ने सोचा, कोई बड़ी साजिश छिपा रहा है। लेकिन नींद की कमी ने उसके दिमाग को धुंधला कर रखा था। उसने सिगरेट बुझाए और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। पुलिस स्टेशन में बहस। राजनगर पुलिस स्टेशन की हवा में पुरानी फाइलों और सस्ती चाय की गंध थी। रवि अंदर घुसा। उसकी भीगी जैकेट से टपकता पानी फर्श पर एक छोटा सा तालाब बना रहा था। उसकी आंखें हर चीज को भांप रही थीं, कांस्टेबल की थकी हुई चाल, टेबल पर बिखरे कागज और दीवार पर टंगी घड़ी, जो 2 मिनट पीछे थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया, जहां डीएसपी अनिल वर्मा पहले से बैठा था, उसके चेहरे पर अभिमान, उसकी आवाज में तल्खी। तो रवि शर्मा, वर्मा ने व्यंग्य के साथ कहा, सुना है, तेरा जासूसी का धंधा डूब रहा है। किराया भी नहीं चुका पा रहा। अब क्या, वापस पुलिस में घुसने की कोशिश? रवि ने अपनी जैकेट उतारी और कुर्सी पर लापरवाही से बैठ गया। उसकी आंखें वर्मा की उंगलियों पर टिकी थीं, जो बार बार पेन को घुमा रही थीं। वर्मा साहब, उसने शांत लेकिन चतुर लहजे में कहा, आपके पेन पर वो स्याही का दाग बताता है कि आप देर रात तक फाइलें पढ़ रहे थे। और आपकी कलाई की घड़ी 2 मिनट पीछे। समय से डर रहे हैं, या कोई केस आपको डरा रहा है? वर्मा का चेहरा लाल हो गया। तमीज से बात कर, रवि, वह चिल्लाया। तुझे यहाँ बुलाया गया है क्योंकि हमें तेरी जरूरत है, न कि तेरी चालाकी सुनने के लिए। जरूरत? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपनी सिगरेट का पैकेट टटोलते हुए। आपके टेबल पर वो फाइल, पुराने बाजार की चोरी की। दीवार पर टूटी तलवार का निशान। आप घबरा रहे हैं क्योंकि यह कोई साधारण चोरी नहीं है। सही कहा ना? वर्मा हक्का बक्का रह गया। तू ये कैसे? वह बड़बड़ाया, लेकिन राठौर ने बात संभाली। बस वर्मा, रवि, हमें तेरी मदद चाहिए। ये केस बड़ा है, पुराने बाजार में चोरी, टूटी तलवार के निशान और एक गायब बुजुर्ग, प्रोफेसर रमेश चंद्रा, इतिहासकार। हमें लगता है ये किसी पुरानी साजिश से जुड़ा है। और हाँ, तुम्हारी पुरानी नौकरी वापस मिल सकती है, तनख्वाह, पेंशन, सब कुछ। नौकरी? रवि ने हंसते हुए कहा, मैं आज़ादी का आदी हूँ राठौर साहब, लेकिन केस लूंगा पैसे के लिए और सच ढूंढने के लिए। निशा के साथ पहली मुलाकात। राठौर ने रवि को इंस्पेक्टर निशा से मिलवाया। निशा एक तेज तर्रार औरत थी, जिसकी आंखों में शातिरपन और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह अपने डेस्क पर बैठी थी, एक फाइल पढ़ते हुए। तो तुम वही रवि हो? उसने बिना नजर उठाए कहा। सुना है, तुम लोगों को भांप लेते हो। रवि ने कुर्सी पर लापरवाही से बैठते हुए निशा की उंगलियों को गौर से देखा।
निशा जी, उसने शांत लेकिन कटाक्ष भरे लहजे में कहा, आपके नाखूनों पर वो हल्का सा कट कागज से हुआ, शायद। और आप बार बार अपनी कलाई रगड़ रही हैं। कोई पुरानी आदत या कोई रहस्य छिपा रही हैं। निशा ने पहली बार नजर उठाई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें लगता है तुम मुझे पढ़ लोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जासूस, ये केस बड़ा है। पुराने बाजार में चोरी, टूटी तलवार के निशान और प्रोफेसर रमेश चंद्रा का गायब होना। हमें लगता है यह एक प्राचीन किताब से जुड़ा है, नागवंशी संहिता। तुम मेरे साथ काम करोगे? साथ, रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपके डेस्क पर वो चाय का कप ठंडा हो चुका है। आप घंटों से यहाँ बैठी हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। सही कहा ना? निशा ने हल्का सा हंसा। तुम खतरनाक हो, रवि। चलो, मंदिर चलते हैं। प्रोफेसर को आखिरी बार वहीं देखा गया था। जंगल का मंदिर और रहस्य का खुलासा। निशा और रवि जंगल के मंदिर की ओर बढ़े। बारिश थम चुकी थी, लेकिन कोहरा गहरा रहा था। रवि की आंखें हर छाया को भांप रही थीं, लेकिन नींद की कमी ने उसके सिर को भारी कर रखा था। तुम सोते नहीं हो क्या? निशा ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। सोने की कोशिश करता हूँ, रवि ने अपनी उंगलियों से माथा रगड़ते हुए कहा। लेकिन कुछ साए मेरे दिमाग में चक्कर काटते हैं। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई सच तुमसे बस एक कदम दूर है? निशा ने उसकी ओर देखा। तुम अजीब हो, रवि। लेकिन मुझे तुमसे कुछ सीखना पड़ेगा। मंदिर की दीवारों पर टूटी तलवार के निशान उकेरे हुए थे, जो कोहरे में धुंधले लग रहे थे। रवि ने दीवार को छुआ और उसका दिमाग जैसे चमक उठा। उसकी शक्ति, जिसे वह स्मृति पठन कहता था, ने चित्र उभारे। प्रोफेसर रमेश चंद्रा, एक प्राचीन किताब लिए, और एक परिचित चेहरा, विपिन मेहरा, उसका पुराना दुश्मन। लेकिन एक नया चेहरा भी था, एक औरत, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज था। ये कौन है? रवि ने सोचा। प्रोफेसर यहाँ था, रवि ने निशा से कहा। और वह नागवंशी संहिता को ढूंढ रहा था। ये किताब, यह कोई साधारण किताब नहीं है। किताब? निशा ने चौंक कर पूछा। क्या खास है इसमें? पता नहीं, रवि ने कहा, लेकिन ये टूटी तलवार का निशान इसका हिस्सा है। मंदिर के गुप्त कमरे में उन्हें प्रोफेसर रमेश चंद्रा मिला, बंधा हुआ, और पास में एक किताब, नागवंशी संहिता। ये किताब, प्रोफेसर ने कमजोर आवाज में कहा, एक प्राचीन रहस्य को खोलती है। ये ताबीज की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है, एक ताबीज जो दिमाग को प्रभावित करता है। लेकिन इसकी कीमत, तुम्हारा मन। तभी मंदिर में धमाका हुआ। विपिन मेहरा और उसके आदमी अंदर घुसे। रवि, तू फिर मेरे रास्ते में, विपिन ने हंसते हुए कहा। रवि ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें हर हरकत को भांप रही थीं। विपिन, तुम्हारी जेब में वो चाकू अभी भी है, लेकिन तुम गोली चलाने वाले हो। और तुम्हारी बाईं कलाई पर वो निशान, किसी ने तुम्हें पकड़ा था, न? विपिन चौंका, और रवि ने निशा को इशारा किया। दोनों ने मिलकर विपिन के आदमियों को चकमा दिया। रवि ने प्रोफेसर और किताब को बचाया, लेकिन विपिन फिर गायब हो गया। अनसुलझे सवाल और नई परेशानियां। दफ्तर लौटकर रवि ने किताब को मेज पर रखा। निशा ने इसे खोला। ये ताबीज, उसने कहा, दिमाग को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक औरत की जरूरत है, सारा। वह कौन है? पता नहीं, रवि ने कहा, लेकिन उसका दिमाग बेचैन था। नींद की कमी ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था, और प्रोफेसर की बातें उसके सिर में चक्कर काट रही थीं। वह स्मृति पठन का इस्तेमाल करने की सोच रहा था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। ये ताबीज, उसने सोचा, यह मेरी नींद क्यों चुरा रहा है? उसने डायरी में लिखा, नागवंशी संहिता, सारा और ताबीज। निशा चालाक है, लेकिन क्या वो सच छिपा रही है? ब्रिजेश का किराया, नींद की कमी, और यह रहस्य, क्या ये सब मुझे तोड़ देगा? उसने सिगरेट सुलगाई और खिड़की की ओर देखा। कोहरा गहरा रहा था, और ब्रिजेश का नोटिस मेज पर पड़ा था। सेठ की पेशगी शायद किराया चुकाने के लिए काफी हो, लेकिन नागवंशी संहिता का रहस्य और विपिन का साया उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था।